अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, शाम की सूरत हाल के बारे में डिटेल में बात करने के ऊपर मैंने आपसे वादा किया था। आज मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा रीजन, कौन सा इलाका जो है उसके ऊपर कौन सी फोर्स काबिज़ है और किस तरह का वहाँ पर एक माहौल बनाया गया है जिसमें इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और एक्चुअल सिचुएशन क्या है और अभी की जो सूरत हाल है उससे लग ये रहा है कि अगले 10 साल मज़ीद, मतलब कि शाम का जो क्राइसिस है, जो सिविल वार की सी कैफियत है, इसको तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो लग ये रहा है कि जो अभी की करंट सिनेरियो है इससे ये सूरत हाल सामने आ रही है कि अगले मज़ीद 10 साल तक शाम की सूरत हाल ख़राब रहेगी। ये सूरत हाल ख़राब क्यों रहेगी, तमाम तर जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी यहाँ पर प्लेयर मौजूद हैं इस रीजन में, इस मुल्क के अंदर, वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और यहाँ से वो निकलना क्यों नहीं चाहते। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, कि यहाँ पर कौन से रीजन के ऊपर कौन सी फोर्स जो है वो काबिज़ है। अब यहाँ पर बहुत ही कह लें कि इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है। तकरीबन जो मैंने जो चीज़ें निकाली हैं उसके मुताबिक 7 से 8 प्लेयर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब कि 8 के करीब। इनको ग्रुप नहीं कह सकते, ये एक मुल्क के अंदर जो मौजूद ग्रुप्स होते हैं वो नहीं हैं। ये 7 से 8 मुल्क हैं जो कि इस जगह पर कह लें कि सिर्फ शाम के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं और हर एक का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, हर एक का मकसद जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारी सूरत हाल, ये तमाम लोग खुद ही इस रीजन की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको ख़राब करने यहाँ पर मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इदलिब का जो इलाका है, ये वो इलाका है जिससे अगर आपको याद हो कि शाम के अंदर रिसेंटली एक रॉकेट अटैक किया गया था और ये जो अटैक किया गया था वो इदलिब की जो वहाँ पर एयरपोर्ट थी वहाँ पर किया गया था। तो ये वही इलाका है। बागी जो हैं वो इस इलाके के ऊपर काबिज़ हैं और ज़्यादातर इलाका जो है इसको ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसके अलावा तुर्की जो है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ बनते हैं शाम के, जो तुर्की के बॉर्डर के साथ मिलते हैं, उन एरियाज़ का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसके ऊपर तुर्की काबिज़ है। तुर्की वहाँ पर क्या कुछ कर रहा है और तुर्की के वहाँ पर मकासद क्या हैं, आगे चल के इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूँ। इसके अलावा जो ईस्टर्न एरियाज़ आते हैं उसकी अगर बात करें तो वो ऐसे कह लें कि 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा बनता है जिसके ऊपर ये कुर्दिश फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर काबिज़ हैं। इसमें ज़ैली ग्रुप भी आ जाते हैं और इसके अलावा PKK जो कि एक कुर्दिश प्रोटेक्शन मूवमेंट है, ये पार्टी है वहाँ पर जो कि हुकूमत करती है। तो ज़्यादातर इलाके जो ईस्टर्न साइड के हैं वो इनके कब्ज़े में, इनके ज़ेरे निगरानी आते हैं। इसके अलावा अमेरिका और ईरान की बात करें तो अमेरिका और ईरान वहाँ पर काबिज़ तो नहीं, लेकिन यह है कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के थ्रू वहाँ पर ये अपने कह लें कि डोमिनेंस के लिए ये कोशिश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका की बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि PKK जो कुर्दिश प्रोटेक्शन ग्रुप है, इसका एक ज़ैली ग्रुप है जो कि तुर्की कहता है कि ये उनका ज़ैली ग्रुप है। सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही ग्रुप तुर्की को पहुँचाता है, उसका नाम है YPG और इस ग्रुप को अमेरिका अलल ऐलान करता है। जब बुश की जानिब से यहाँ पर शाम के ऊपर हमला किया गया तो उस वक्त सबसे ज़्यादा अगर खुश थे तो वो ये कुर्दिश ग्रुप था और बहुत बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका तब भी और अब भी इन लोगों को सपोर्ट करता आ रहा है। 2011 में जब इनखिला किया गया था अमेरिका की जानिब से तो उस वक्त एक धचका लगा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने पाँव जमाए और तुर्की को ये इस वक्त काफ़ी टफ टाइम जो है वो दे रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईरान जो है, ईरान भी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के थ्रू यहाँ पर एक्टिव है और रिसेंटली जो शाम के अंदर जो अटैक किया, 13 के करीब रॉकेट फायर किए गए थे, तो अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जिस ग्रुप ने ये फायर किए हैं वो तुर्की की प्रॉक्सी है, ईरान की प्रॉक्सी है। ईरान इस ग्रुप को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो ईरान के मज़ीद ग्रुप हैं उनके लिए, उनको कह लें कि डिसमेंटल करने के लिए इजराइल जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक रहता है और वो भी अटैक करता रहता है। इसके अलावा एक कह लें कि आधे से तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो असद रजीम के अंदर आता है, बशारुल असद की हुकूमत के अंदर आता है
और यही वो इसमें से ही बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जो रशिया के पीस कीपर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। यहां पर आपको बताता चलूं कि जो बशारुल असद है उसको रशिया बहुत बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, और अगर बशारुल असद की हुकूमत अभी तक बची हुई है तो वो रशिया की वजह से बची हुई है, क्योंकि तुर्की बशारुल असद के मुकम्मल तौर पर खिलाफ था। सिर्फ रशिया की वजह से वो समहाउ किसी सूरत में बशारुल असद की हुकूमत को एक्सेप्ट करने को तैयार है। उसकी भी अलग से कंडीशंस है, एक अलग वीडियो में इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं। अगरचे दाइश का अमेरिका और दीगर जो फोर्सेस हैं वो क्लेम करते हैं कि दाइश का खात्मा हो चुका है, लेकिन बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में अभी भी दाइश मौजूद है और वहाँ पर उनकी प्रेजेंस काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल भी टाइम टू टाइम वो यहाँ पर अटैक करता रहता है। इसके अलावा जो गोलन हाइट्स हैं जिसके ऊपर इसराइल काबिज़ है, तो ये गोलन हाइट्स जो हैं ये सीरिया की हैं, ये शाम के अंडर आती हैं जिनके ऊपर इसराइल काबिज़ है। इसके अलावा टाइम टू टाइम उसने इसराइल एयर स्ट्राइक भी करता रहता है और मिसाइल अटैक भी सीरिया के अंदर करता रहता है, और क्लेम ये करता है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए वो ये इकदाम उठाता है। अब जी ये है मौजूदा सूरत हाल। इसमें इस कह लें कि एक खिचड़ी पकी हुई है जिसमें हर कोई अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब इंडिविजुअली मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा प्लेयर किस मकसद के लिए है और उनकी इंटेंशन क्या है। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की का बहुत सारा, तुर्की के बॉर्डर के साथ जो एरिया लगता है वहाँ पर कुर्द कह लें कि कुर्द ग्रुप हैं, पीकेके भी उसमें आ जाती है, वाईपीजी और इसके अलावा दीगर ग्रुप हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है तुर्की के लिए, क्योंकि ये लोग क्लेम करते हैं कि ये तमाम तर इलाका जो है ये उनका है और वो यहाँ पर अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। और जिन इलाकों के ऊपर ये क्लेम करते हैं उनमें बहुत सारे इलाके जो हैं वो तुर्की के बॉर्डर के अंडर हैं, तो वो अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए तुर्की जो बहुत सारे इलाकों के ऊपर काबिज हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि तुर्की समहाउ रूस को सपोर्ट कर रहा है, और रूस की बशारुल असद गवर्नमेंट को वो इस वजह से सपोर्ट कर रहा है कि रूस के साथ एग्रीमेंट, एक तरह से एक समझौता किया कि आप जो हमारे एरियाज हैं उसमें अमल दखल ना करें, हम आपके एरियाज में या बशारुल असद की हुकूमत जो है उसको समहाउ कबूल करेंगे। यही वजह है कि N4 इंटरनेशनल मोटरवे है सीरिया के अंदर, उसके एक साइड पर तुर्किश जो पीस कीपर हैं वो यहाँ पर पेट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ जो रशियन पीस कीपर हैं वो पेट्रोल करते हैं। बारह रास्त तो ये कन्फ्रंट नहीं करते, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करते रहते हैं। इसके अलावा तुर्की इतने इकदाम, अब तुर्की की जो इंटेंशन की बात करें तो तुर्की जिन इलाकों के ऊपर कब्जा कर चुका है उनसे निकलने का उसका कोई भी इरादा नहीं। अब बहुत सारी जगहों के ऊपर वो लीरा यूज़ कर रहा है, अपनी करेंसी जो है वो यूज़ कर रहा है। इसके अलावा तुर्की ने जिन जिन इलाकों में वो काबिज है, जो वो शाम के जो इलाके वो अपने कब्जे में ले चुका है, वहाँ पर उसने अपनी जो ग्रिड स्टेशन कायम कर दी हैं। बिजली की सप्लाई की बात करें तो वो उसने तुर्की से देना शुरू कर दी है। तो मतलब इससे ये लगता है कि तुर्की का कोई इरादा नहीं कि वो इन इलाकों को यहाँ से छोड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें रशिया की, तो रशिया की प्रेजेंस इस तरह मौजूद है कि रशिया इस वक्त अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, साथ में तुर्की की समहाउ उसकी भी सपोर्ट उसको शामिल है। तो यहाँ पर वो समहाउ यहाँ पर मौजूद है और बशारुल असद की गवर्नमेंट की सूरत में वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर दाइश की बात करें तो दाइश भी टाइम टू टाइम अपनी प्रेजेंस जो है उसको शो करती रहती है और मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ वो अटैक भी करती रहती है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने रिसेंटली इंटेंशन शो किया है कि वो मजीद यहाँ पर अपने ट्रूप्स जो है उसको लेकर आएगा, और जितने भी ग्रुप हैं उनको वो वाईपीजी को खासतौर पर वो सपोर्ट करता है। तो ये तमाम तर जो सूरत, इसराइल की बात करें, इसराइल भी बिल्कुल इसी तरह, इसराइल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर जो है वो उस तरह की स्टेबिलिटी कायम हो। उसका पूरा एजेंडा ही इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है कि हमसाया ममालिक को डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि अपना वजूद जो है उसको ख़तरे में ना डाला जाए। इसके अलावा ईरान जो है, ईरान भी समहाउ इस खित्ते में एक बड़ा प्लेयर है और एक हमसाया मुल्क होने के नाते भी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो इन इलाकों से निकले, और हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। और मौजूदा सूरत हाल से यही लगता है कि आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं होने जा रहा, और सबसे ज़्यादा नुकसान में अगर है तो वो यहाँ के लोग हैं। सफ़र करेंगे तो यहाँ के लोग सफ़र करेंगे, और सूरत हाल यही लगती है कि जब विलिंगनेस नहीं है, कोई राज़ी नहीं है कि यहाँ पर कोई डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाए, तो लगता ही है कि ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी और ये प्लेयर है मज़ीद
कोशिश करेंगे कि अपना जो है वो असर व रसूख इन इलाकों में बढ़ाएं। अमेरिका ईरान की अलग से टसल है, रशिया और तुर्की अलग से अपने अपने मफादात में है, उसके अलावा इसराइल जो है वो अपना अलग से ही जो है उसने अपना शुरू किया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि सीरिया की सिचुएशन को मज़ीद वर्सन करती है, मज़ीद इसको ख़राब करती है। तो अब देखना यह है कि क्या कोई सेंसिबल अप्रोच सामने आ सकती है। रिसेंटली रशिया, तुर्की और कतर की जानिब से एक यहाँ पर मतलब कि एक मीटिंग की गई है दोहा में, और उसके अंदर भी अभी फ़िलहाल सूरत हाल सामने नहीं आई। अगली जो मीटिंग है वो अंकारा में है, यानी कि तुर्की के अंदर। उससे पता लगेगा कि उसमें कुछ कोई रीज़नेबल एग्रीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल जो भी सूरत हाल होगी उसके बारे में मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।